अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को सर शाहिद का सलाम। ये तमाम पॉइंट्स आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दिया है और 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं और ए सेट में 1 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, बी सेट में भी दिए हैं, सी और डी सेट में भी दिए हैं। अब पूछा ये जा रहा है देन विच ऑफ द करेक्ट। अब जाहिर सी बात है आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें तमाम ऑप्शन करेक्ट है और मैंने जानबूझ के तमाम ऐसे ऑप्शन लिए ताकि एक तीर से हम 3 शिकार करें, यानी कि एक एमसीक्यू से हमारे 3 पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। अब समझना हमने इस तरह से कि देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 to 5 नंबर है और अगर हम ये देखें कि तमाम बकिया सेट्स ऐसे सेट्स हैं जो कि तमाम नंबर और यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम नंबर यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि 1 2 भी मौजूद है, इसी तरह बी के तीनों नंबर मौजूद हैं और सी के चारों नंबर मौजूद हैं और डी बिल्कुल सेम है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और ऑप्शन हमने यहाँ तीनों करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि चूंकि कई एंगल से आपके ये पॉइंट्स आ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी और सी तीनों सेट के बीच में ये बताया गया है कि ए सेट बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सेट है इसके दोनों नंबर जो है वो बी सेट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों मौजूद है। इसी तरह बी और ए दोनों सबसेट है आपके नंबर सी के और सी में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, जबकि 1 2 ए में आपको मिल जाएगा और बी में भी 1 2 है और साथ में 3 है और इस तरीके से ये आपका ऑप्शन करेक्ट कहलाएगा। और सेकंड ऑप्शन आपका जो है बी, ये भी करेक्ट है। वो किस तरह से कि अगर आप बी के एलिमेंट्स देखें जो कि 1 2 3 है और आप सी के देखें और डी के देखें तो सी तक तो हमने देखे और डी तो 1 2 3 4 5 बी के जो सबसेट है वो सी में मौजूद है, जो सी के सबसेट है वो डी में मौजूद है और इस तरीके से ये भी आंसर आपका करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन वो किसी और नजरिए से। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। यूनिवर्सल सेट और डी के दरमियान में इक्विवेलेंट को बताया गया। अब इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसमें आपके दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो। वो कैसे? अभी तो ये इक्वल सेट भी हो सकता था, एक ऑप्शन और भी था, लेकिन ये इक्विवेलेंट किस सेंस में है कि देखिए यहाँ पे आपके पास 5 नंबर है और यहाँ पे भी 5 नंबर है और दोनों 5 नंबर बेशक डिफरेंट हो लेकिन वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लेकिन एक यूनिवर्सल सेट और बी सेट आपके दोनों इक्वल का भी ऑप्शन यहाँ पे हम दे सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डी ऑप्शन और ले लें, जैसे कि हम सारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं और यूनिवर्सल और डी के दरमियान में हम इक्वल टू लिख दें तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट वाइज भी सेम है और उसके अलावा सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। जबकि इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, जैसे ये 5 है और ये भी 5 है, लेकिन यानी कि अगर यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है तो अगर यहाँ डी में ए बी सी डी ई आ जाता तो दोनों एलिमेंट होते तो डिफरेंट लेकिन उसके एलिमेंट्स बराबर होते तो वो आपके पास इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और इक्वल टू में ये होता है कि वो मतलब कि एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ एलिमेंट्स भी सेम टू सेम होते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे तो बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात दी गई है। डी मॉर्गन्स लॉ है, 2 लॉ आपकी खिदमत में पेश किए जिसे सिर्फ आपने याद रखना है और वो ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो याद रखें यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है और यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एक थर्ड ऑप्शन है, ये आपके पास गलत है और क्यों गलत है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि इस लॉ का एक राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड को आपस में दे दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। सिर्फ लॉ को आपको याद रखना है और याद रखने के बाद आपको अगर ए और बी सेट को एक्स वाई करते हैं तो आपने इसकी सेटिंग और इसकी तरतीब को डी मॉर्गन्स लॉ ने जिस तरह कहा था उसी के मुताबिक याद रखना है। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं तो नंबर 3 में हमने देखना गया है कि यहाँ पे एक ए सेट दिया गया है और बी सेट दिया गया है और ए में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 3 पॉइंट्स के अंदर हमने ए यूनियन बी किस तरह से करना है कि ए यूनियन बी निकालेंगे और निकालने के बाद क्या होगा कि ए सेट और बी सेट के अंदर जो एक जैसे हैं, यानी 1 दोनों में नहीं है आएगा, 2 दोनों में नहीं है फिर भी आएगा, 3 दोनों में फिर एक बार लिखा जाएगा, 4 5 भी लिखा जाएगा। इस तरीके से आप अगर ए यूनियन बी के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
एक बार उन्होंने ओ लगाया हुआ है और एक बार एन लगाया हुआ है। याद रखें कि ओ, अगर ओ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका भी मतलब है कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी मैंने उल्टा इसलिए गिना है ताकि यहां से गिनूंगा तो बाई चांस वो 5 ही बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो एन भी यहाँ पे लगा दे तो ये भी इसका यही मीनिंग है, क्योंकि कुछ बुक में ओ लिखा है, कुछ बुक में एन लिखा है। लेकिन ये याद है कि अगर इसी के आगे ये ऑप्शन होता है और वो ये आंसर तो हमारा आ चुका है कि इसका आंसर 5 आएगा। बात इसी से लिंक करते हुए ये करते हैं कि फर्स्ट करें वो यहाँ पे पी लगा देता है। तो पी का मतलब था पावर सेट, और पावर सेट के अंदर अब क्या तब्दीली आती है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें यकीनी तौर पे एन पता होना चाहिए जो कि 5 है, और यहां से भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर हम 2 की पावर एन लगाएंगे, और 2 की पावर एन लगाएंगे तो जितने एलिमेंट्स आए होंगे वो हम इसकी पावर लगा देंगे, जो कि आपके 5 आ रहे हैं। और 5 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके 32 जो है वो सब सेट्स बनेंगे। यानी कि इन्हें 32 मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया जा सकता है, नल सेट, सिंगल सिंगल और डबल डबल करके जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एमसीक्यूज में वो दिखाने नहीं होते, बस उनकी तादाद के बारे में पूछा होता है। तो 3 के साथ हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब नंबर 4 में हमें 2 सेट दिए गए हैं और इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास के लेवल का एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, ये 4 के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल होगा, और ऑलरेडी वो इक्वल है, उसका लेना देना सब खत्म हो गया। अगर यहाँ कोई तब्दीली होती तो बात इधर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे x और कांस्टेंट नंबर है और x की वैल्यू पूछी जा रही है जिसकी के पावर 1 है। अब हमें करना क्या है कि सिंपल नंबर 4 के अंदर हमें अपने आंसर्स को टारगेट करना है, और इसमें तब्दीली भी आ सकती है। मतलब जैसे x को इक्वल कर दें, यहाँ पे y को पूछ लें, या ऐसा भी हो सकता है जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ y क्यूब करके यहाँ नंबर दे दें, तो आपसे x भी और y की भी वैल्यू पूछ लें। तो दोनों सूरतों में ये होगा कि ये डोमेन कहलाता है, डोमेन के इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है, या फिर दूसरे अल्फाज में ये दोनों x कंपोनेंट है, ये दोनों y कंपोनेंट है। अभी क्या होगा, अभी की बात करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू के बाद आपको 4 दिया हुआ है। अब ऐसा है कि x को बताना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हुए हमारे पास एक अदद प्लस और एक अदद माइनस का 2 आ जाएगा आंसर। अब जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में 2 लिखा है, सेकंड में -2, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस के अंदर आंसर आएगा, जबकि 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता। इस लिहाज से नंबर 4 पॉइंट भी हो गया। अब नंबर 5 पॉइंट ऐसा है कि सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास ये पूछा हुआ है इसमें कि ए सेट इज डिफाइंड एज, आगे ऑप्शन नंबर ए सम स्पेशल लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बी है वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, एक वो जो अकल से किए जाते हैं, एक वो जो हमें डेफिनेशन याद होती है। तो लिहाजा इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है। देखो पेपर आने को कहीं से भी आ सकता है, जो बंदा जितनी मेहनत कर ले, आपने खुद भी मेहनत करनी होती है। याद रखें कामयाब वही होगा जो खुद पढ़ेगा और हमारी वीडियो से फायदा हासिल करेगा। कोई शख्स अगर किसी दूसरे पे भरोसा करता है तो वो अमूमन उसके भरोसे पे पूरा नहीं उतर सकता जब तक कि आप खुद मेहनत ना करें। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन थी, जिसको आती है वो कर सकता है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो नंबर 6 पे अब क्या कह रहा है इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये हमारे फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला पॉइंट है। इसके अंदर ए सेट, बी सेट, सी सेट दे दिया गया है, और आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। और यकीनी तौर पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ए सेट है वो हम बाद में लिख लेंगे, और बी, और याद रखिए जब आप एमसीक्यूज की बात हो या आप एंट्री टेस्ट में दे रहे हो तो जितना काम शॉर्ट हो ज्यादा बेहतर है। और ए सेट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए सेट हमारे पास लिखा हुआ है 0 और 1। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया जाएगा, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हमें कहते हैं। क्या हम पूरा फाइंड आउट करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं है, यह एमसीक्यूज है, यह एंट्री टेस्ट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाले नंबर लेने जो दोनों में पाई जाए। अब हम बी और सी को देखते हैं, तो बी और सी में 2 नंबर ऐसा है जो दोनों में नजर आ रहा है, तो हम फौरी तौर पर यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीकाकार ये होता है कि 0 को हम स्मॉल ब्रैकेट में उठाएंगे और 2 के साथ लिख देंगे, और उसके बाद चूंकि और नंबर होते हैं तो हम 0 उठाते हैं 2 के साथ लिखते हैं, अगर और नंबर होते हैं 0 को उससे आगे फिर उससे आगे, लेकिन चूंकि ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो शॉर्ट करके आते हैं। तो 1 है
तो अब 1 को 2 से हमने लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करें कि हमेशा जो है सब सेट्स में आपके पावर सेट से जो लिंक करता है वो कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं। अब फर्ज करें ऐसे भी देने वाला ऑप्शन दे सकता है कि आपको जैसे यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम राइट कर देते हैं, बाकी गलत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं और भी लिख देता और ऐसा लिख देता, चलो यहाँ पे लिख के सी तक तो लिखे हुए मैं डी लिख के बताता हूँ कि फर्ज करें यही आंसर आपको इस तरह से लिख के दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 0 2 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2। तो इसका मतलब ये था कि अब आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये भी आंसर सही लग रहा है, ये भी आंसर सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है और ये सही है। क्योंकि एक तरीका का रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ए इंटू डी जब आता है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से हमारा डोमेन और रेंज आता है, जबकि जो पावर सेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, 4 पर्सन होते हैं। अगर वो पिक्चर खिंचा रहे हैं तो उसको हमें दिखाना होता है, तो दोनों सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ब्रैकेटों पे उन्होंने तब्दीली रखी है। अगर बात सबसेट आए, इम्प्रॉपर आए, प्रॉपर आए, तो आपने ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के हवाले से कार्टेशियन प्रोडक्ट आए तो आपने स्मॉल ब्रैकेट है। देखो आप जब पेपर देने जाते हो तो आप गलतियां ऐसे कर आते हो और घर आके कहते हो पेपर तो आसान था लेकिन गलती कर दी। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, वरना आप अपने नंबर खो बैठेंगे। अब सबसे लास्ट नंबर 7 है और इसमें लिखा हुआ है एन इज, अच्छा एन को मैं बता दूं ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ही खराब है ये, तो फिर भी मैंने कुछ बेहतर लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिएगा। n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, बेसिकली नंबर होगा, और w इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए यहाँ नंबर्स लिखा है। देन विच इज द इज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। अच्छा सबसे पहले हम इसके समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि नेचुरल नंबर बताने होंगे कि कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं, और होल नंबर जो है हमारे पास क्या है कि सिर्फ 0 का इजाफा है, बाकी सारे वो नेचुरल नंबर होते हैं, इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब वो किस तरह से ऑप्शन दे रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा अब इसका मतलब यहाँ पे होता है सबसेट। नेचुरल नंबर को कहा जा रहा है कि वो सबसेट है होल नंबर का, तो भाई ये आंसर सही हो गया हुआ है। क्यों सही हुआ है कि देखिए नेचुरल नंबर के तमाम नंबर इस होल नंबर में मौजूद है, यहाँ तो 0 ज्यादा है बाकी है। हाँ यही चीज अगर उलट होती, इस तरह से होती है कि होल नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर गलत था, क्योंकि होल नंबर में 0 एक नंबर ज्यादा है और जो कि नेचुरल नंबर में अंदर से है कि ये चैप्टर नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है। और इसमें इसी सिलसिले में सबसे पहली जो एमसीक्यूज है उसमें सिंपल हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग्स क्या है। हमें यहाँ पे z दिया हुआ है x माइनस आयोटा y, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका हमें z डैश देना है या बार कह लें, इसका मतलब है कि हमें इसका कॉन्जुगेट बताना है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना है कि हमेशा आयोटा वाले की साइन को चेंज करेंगे, और अगर ये आपको पहले दिया जा रहा है या बाद में दिया जा रहा है, लेकिन जो आयोटा के साथ साइन होगी उसे हम चेंज कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें z दिया है, z के ऊपर जब माइनस यहाँ बार लगाया हुआ है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट। सर हमारे पास x प्लस आयोटा y हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 के अंदर जो है वो मॉडुलस मालूम किया है, और बुनियादी तौर पे ये एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि z अगर आपको बिल्कुल उसी तरह का जैसे नंबर 1 में दिया है तो इसका मॉडुलस का बुनियादी तौर पे फॉर्मूला होता है। और ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपको z के साथ इस तरह से मॉडुलस दिया जाए तो हमें जो है फॉर्मूले के अंदर परफॉर्म ये करना है कि जैसे यहाँ पे आपके पास x है तो आप इसका x का स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस के बाद आयोटा को छोड़ते हुए जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल, इस सिलसिले में हमने नंबर 3 इसी के मुताबिक लिखा हुआ है ताकि आपको हम 10 ईयर्स के अंदर जो आए वो भी कवर करते हैं, और उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी आपको बता दें ताकि आपको कोई आपके जहन में सवाल बाकी ना रहे। तो अब यहाँ पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है y। आप अगर साइन के साथ भी लेना चाहे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास स्क्वायर करने के बाद x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाता है कर सके। इस बार हमने क्या किया है कि यहाँ x की जगह 3 लिख दिया है और y की जगह हमने -5 लिख दिया है, और वही दो बातें जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है हमने यहाँ पे उसको अपने सामने नोट कर लिया। अब z के ऊपर अगर माइनस है तो इसका मतलब कॉन्जुगेट है। तो नंबर 3 के 2 पॉइंट्स हमने अपनी तरफ से बनाए, और पहले पॉइंट में जब कॉन्जुगेट बताएंगे तो पहला पॉइंट जो आपके पास है इसमें आपको जैसे कि समझाया कि आयोटा वाले की साइन बदल देंगे। तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और वैसे नॉर्मली अगर इसके अलावा कोई चैप्टर हो कॉम्प्लेक्स के अलावा तो कॉन्जुगेट में किसी टर्म की भी साइन चेंज हो सकती है,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयोटा वाले की होगी। अब इसी तरह जैसे सेकंड पॉइंट था मॉडुलस दिया था, तो इसका मॉडुलस कैसे बनेगा, तो अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है z मॉडुलस। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसके अंदर देखना ये है कि z में हमारे पास ये रियल पार्ट कहलाता है, आगे इसका जिक्र हम करेंगे। तो 3 जो है इसका स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस लेना है और -5 का स्क्वायर कर देना है। जैसे कि फॉर्मूला हमने इसको इस तरतीब से यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हम जैसे जैसे आगे चलें हमें पीछे वाली बातों से हेल्प मिलती है। पास 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंडर रूट के अंदर 34 आ जाएगा। अब अगर ये फैक्टर बन के बाहर निकल आता तो निकाल देते हैं, और हमें वैसे भी इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 भी हमने एक पॉइंट लिया है, उसे हर एंगल से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ग्राफ के अंदर आप लोगों ने किया होगा। तो ऑर्डर पे की सूरत में किस तरह से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और प्लस ये कि इसका एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और अगर इस तरह हम नहीं लिख रहे और हमें कॉन्जुगेट लिख के हमें दिया जा रहा है तो हमें मतलब इसका एक ही लेना है। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो सेकंड बी दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर पे के लिहाज से अगर बात करें तो पहला जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आपका वाई को करता है। तो वाई का जो भी साइन होगा वो आप चेंज कर देंगे। जैसे कि ए कॉमा बी लिखा है तो आपने जो बी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन पे जो भी होगा उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो इसका नंबर 4 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या बन जाएगा, ए माइनस का बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर हम ये ऊपर की 3 बातें करते और नंबर 4 को हम डिस्कस नहीं करते तो फिर आपको इस वीडियो से मुकम्मल तौर पे फायदा नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग अंदाज है और ये एक तीनों में अलग अंदाज है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, -4 इज डैश। अच्छा, इसमें भी ये बात नोट कर लीजिएगा कि 2 अंदाज हो सकते हैं। अभी ऑर्डर पेयर के अंदाज से दिया है, तो जब एडिटिव इनवर्स कहते हैं तो हमें दोनों की साइन को चेंज कर देना है। जैसे कि 3 है तो -3 हो जाएगा और -4 है तो +4 हो जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर कोई 2 टर्म इस तरह से देते हैं तो फिर हम दोनों की भी साइन चेंज करते हैं, चाहे इस अंदाज से दें चाहे उस अंदाज से दें, हमें इसकी साइन चेंज करनी है। ये तो नंबर 6 के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। तो इस सूरत में ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला a/a² + b² और कॉमा डालने के बाद यहाँ पे -b और अपॉन में पहले की तरह a² + b²। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यकीनी तौर पे अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इससे आगे नंबर 7 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 7 के अंदर हमने हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। जैसे नंबर 7 में वही वर्ड है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C, D। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने A और B को चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी A की जगह C आ जाएगा, B की जगह आपका D आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा, नीचे C² + D² आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे माइनस आता है और D को भी माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस है और C² + D² और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर बात करते हैं नंबर 8 में, तो ये नंबर्स ले लिए हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 4 इज डैश। ये आपके पास 4 के इक्वल है। तो जहाँ पे A होगा वहाँ पे 3 रखेंगे। और अगर MCQs है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट की आदत डालें, और डायरेक्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होता है कि डायरेक्ट में गलती ना हो। अब जैसे यहाँ पे A का स्क्वायर होगा तो A का 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और B का स्क्वायर है तो B आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस तो आना ही आना है, लेकिन इन केस कि अगर आपके पास B जो था वो माइनस में दिया जाता तो फिर ये साइन आपकी चेंज हो जाती, माइनस के बजाय वो प्लस हो जाता। लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव दिए तो फॉर्मूले की साइनों में कोई फर्क नहीं आने वाला, और नीचे तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि अगर A² B² माइनस में भी दिया जाए तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है। क्या है कि 4 लिख देंगे क्योंकि B जो है यहाँ पे 4 के इक्वल है और माइनस फॉर्मूले का है। फिर इसी तरह ये दोनों हमारे पास सेम है। अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो तो ये सेम टू सेम हम लिख देते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से स्टार्टिंग के डेज में आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगी आपको पता है कि नीचे दोनों सेम होते हैं, तो जो यहाँ हमने मेहनत करनी है वो सेम टू सेम यहाँ पे हमें उतार तरीके से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो बात हो रही थी नंबर 8 के ऊपर। अब 8 के बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 9। और नंबर 9 पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये अक्सर पेपर में आया हुआ है, किया था। तो इस बार भी A आपके पास 1 होगा, B आपके पास क्या होगा 0। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे A है तो A की जगह क्या आ जाएगा 1, और नीचे जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। इसी तरह देखिए आप सेकंड में 0 दिया है तो एक नंबर की MCQs है तो वो कैसे टाइम आपका सेव कर रहे हैं
कि अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर जब भी 0 होता है तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो अंडरस्टूड वो 1 होगा। तो आप यहाँ देख लें कि डिनोमिनेटर तो आपका अब अगर यानी इसे आप डायरेक्ट 0 लिखते हैं तो आपका टाइम सेव है। जिस तरह के यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का कहा गया, तो यहाँ पे एक तरह से इसका आंसर देके ये पूछेंगे ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके अंदर थोड़ी आपकी अकल चाहिए होगी। वो इस तरह से कि देखो यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो आपके पास प्लस में होता है, और अगर सी आपको माइनस में दिया है तो अंडरस्टूड कि इसके ऑप्शन हमने आपको लिख के बताए तो सी आपका माइनस में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है तो ये अगर माइनस है तो ये ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया क्योंकि सी पॉजिटिव है, और ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि सी आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो अब इन दोनों के दरमियान सिलसिला चलेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पे, तो सेकंड हमारा नंबर बी है जो कि साइन चेंज कर रहा है, और यहाँ पे वो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे तो वो प्लस में आया, तो इसका मतलब है यकीनी तौर पे हमारे पास ये माइनस में आना चाहिए। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि इसका आंसर ये वाला नहीं बल्कि -C-P है। और हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए पहली MCQs में, और सारे के सारे नंबर रूट्स में दिए गए, और आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकलने पे दो बातें होती हैं। अगर नंबर पॉइंट में आ गया और पॉइंट में आने के बाद कंटिन्यू वो पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो इस सूरत में वो इर्रेशनल कहलाता है। और अगर वो रूट से बाहर आ जाए और 4 आ जाए, रूट 16 हो तो 4 आ जाए, 9 हो तो 3 आ जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। ये तमाम नंबर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? इर्रेशनल नंबर। तो अब सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं और इसमें एक आयोटा है, और इसको हम फौरी तौर पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास होना यह है कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि ये a-b है और a+b है, और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, जिस तरह के हमें याद होना चाहिए, -+1 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास इसका 10 आ गया। तो अब तमाम बातें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है, और उसमें क्या याद रखना है कि नंबर 3 में Z1 ऊपर अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, और Z2 ऊपर माइनस है या बाहर है तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट। क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कई इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पे भी। अगर फर्ज करें एक जनरल बात करते हैं कि Z आपके पास लिखा हो, आपके पास 2 + 3 आयोटा ऐसे लिखा हो, तो अगर Z को कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो क्या है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर Z के ऊपर माइनस की साइन, या बार भी अक्सर बच्चे कहते हैं माइनस कह ले बार कह ले, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आयोटा वाले की साइन चेंज हो। अब जैसे ये ट्रू है, ये वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है ये पहले हो जाता है, ये बाद में हो जाता है। तो हमारे क्लास 10 के अंदर कॉन्जुगेट लेते थे तो हमें टीचर लोग कहते थे कि भाई सेकंड टर्म की साइन चेंज कर दो। तो यहाँ ऐसी बात नहीं चलेगी कि जो सेकंड टर्म है उसकी साइन चेंज करे, जहां आयोटा होगा साइन उसकी चेंज होगी। अब Z है तो Z के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि ये सारी बातें अगर क्वेश्चन हो तो करके दिखानी पड़ती है, लेकिन Z1 के ऊपर अगर आपका बार लगाए और प्लस Z2 के ऊपर भी बार लगाए तो बुनियादी तौर पे इसका राइट हैंड साइड या इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जिसमें कि आंसर सेम आता है, उसमें Z1 + Z2 दोनों के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि आपके Z1 Z2 के ऊपर अगर सेपरेट कॉन्जुगेट लगाए गए तो इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगाए जा सकते हैं। और अगर फर्स्ट करें Z2 पहले लिख दिया जाए, Z1 बाद में लिख दिया जाए, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो कोई इसमें इफेक्ट आने वाला नहीं है, बात एक ही रहेगी। लेकिन इधर भी और इधर भी आगे पीछे से फर्क नहीं होता, बस ये याद रखना है अलग अलग है। अगर इसके ऊपर बार का निशान तो एक साथ आ जाएगा, और प्लस है या मल्टीप्लाई एक साथ आ जाएगा। यानी इसमें Z1 पहले भी आ सकता है, Z2 बाद में भी आ सकता है। बुक आपके पास है, चाहे तो कंफर्म भी कर लीजिएगा। इसी तरह अब नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो नंबर 5 के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे Z1 × Z2 पे एब्सोल्यूट की वैल्यू है। एब्सोल्यूट का मतलब है मॉडुलस। तो अब इसमें क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है तो वो वेरीफाई हो जाता है, आंसर हमारा लेफ्ट और राइट एक जैसा आ जाता है। लेकिन क्योंकि बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये बुक की प्रॉपर्टीज है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यही करेक्ट है। और इनके अगर ना मिले तो ये पहले बाद वाला भी चक्कर चल जाता है। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि भाई एक पे था दोनों पे आ गया, एक पे था दोनों पे आ गया, ये दोनों पे था सेपरेट होके आ गया, यही चेंज आ रहा है। बड़ा आसान है याद रखना। और इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, तो नंबर 6 के ऊपर
एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसे वैसे याद करेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है और नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और करके देख लेते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास दो है, अगर z में प्लस करना है z का कॉन्जुगेट, तो अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमारे और लिखा हुआ है, सही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहेंगे z1 तो दे ही नहीं रहे, z2 है ही नहीं, ना z है ना z2 है ना z1 है, तो ये बात तो शुरू में होनी चाहिए थी। और आपकी तरफ से सवाल भी आता है, z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने ये बात कही, इसे आपको ध्यान में रख लेना चाहिए था, यहाँ भी रख लें कि इसके अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लास्ट में हमने नंबर 8 इसी के ऊपर पॉइंट रखा हुआ है। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। इधर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट है, और जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमारे पास z कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इमेजिनरी के अंदर क्या होता है कि आयोटा के साथ जो होता है ना, वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में आई लिख देते हैं, आई मीन्स इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमेजिनरी का जिक्र, ठीक है, ये आप स्पेलिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आई कह दिया, तो इसका इमेजिनरी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन याद रखना कि आयोटा को नहीं, आयोटा के साथ, आयोटा के बगैर अकेला हमें टर्म में मौजूद होता है, वो रियल कहलाता है। कर रहे थे नंबर 6 के ऊपर, तो 6 नंबर 7 देखने से एक जैसे, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो अब हमने करना क्या है कि भाई ये z ले लो, ये z बाद में इस कॉन्जुगेट ले लो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं तो आपको जबानी आंसर भी दे दूं, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो z हमारे पास है ये वाली वैल्यू 2 + 3 आयोटा, और अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा के हमने कर देना 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 + 3 आयोटा और फिर प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा, तो ये कट गया, और कटने के बाद आप ये देखिए 2 और 2 4 हो गया। जो ऑप्शन आ रहा है कि प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल, तो इसका आंसर है प्योरली रियल, क्योंकि आयोटा वगैरह जा चुका है। तो जो शख्स नहीं होता उसकी तादाद 0 होती है। तो इस लिहाज से अगर बात हो रही है इसके अलावा, तो ये रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी आपका 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम नंबर, ये प्योरली रियल है, नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं, तो 7 में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे z के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान डला हुआ है। यही चीज हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक्सपोज किया था और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, और बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपका अपोजिट आंसर आएगा। जैसे ये टोटली रियल था, वो आपका टोटली इमेजिनरी होगा। और तो ये 2 है + 3 आयोटा है, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल, तो रियल वाले नंबर खत्म हो गए, ये 6 आयोटा हो गया। तो ये टोटली जो है, ये क्योंकि रियल तो 0 है, तो ये टोटली आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि पहले वो रियल, प्योरली रियल था, अब ये इमेजिनरी। लेकिन फिर मैं, और इसमें पूछा हुआ है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताया आप क्या है। तो आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखें कि अपॉन के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम रिवर्स एलसीएम करेंगे, यानी कि इसके नीचे अलग से 4 लगा देंगे और इसके नीचे अलग से लगा देंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर वाला स्टेप हमारा बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये 5/4 कैंसिल नहीं हो रहा, और आयोटा का ये इसका मल्टीपल है, और जबकि यहाँ पे 3/4 के साथ आयोटा जब स्क्वायर होगा तो -1 आ जाएगा, और सिलसिला ये होगा कि 5/4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। अब ये नहीं है कि जो पहले है वो रियल है, जो बाद में वो आयोटा है। रियल आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, रियल होगी, और इमेजिनरी जो वैल्यू होगी वो आयोटा के साथ वाली होगी। तो वो जो इमेजिनरी वैल्यू होगी आपकी वो कौन सी होगी, 5/4, और रियल जो होगी वो 3/4। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो रियल पे हम 3/4 और इमेजिनरी पे हम 5/4 आंसर लिख देंगे। और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमें अपनी बेहतरी के लिए आप लोगों से पता चलता रहे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कोई बुरी बात नहीं है, कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स के मुताबिक पढ़ाएंगे। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।